तो बच्चों विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता का रहस्य, इसी का अगला चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जिस प्रकार प्रत्येक योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर और उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है, आसन बैठने की जगह होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो योगी होते हैं ना, वो एक खास तरह की चटाई या एक छोटा सा आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ करके आसन करते हैं। तो योगी को ध्यान करने के लिए एक स्थिर और उचित रूप से सुखद आसन की आवश्यकता होती है। उसी तरह प्रत्येक विद्यार्थी के पास में अपनी किताब कॉपियों को फैलाकर सुविधापूर्वक बैठने के लिए उपयुक्त मेज कुर्सी अवश्य होनी चाहिए। और अगर आप बड़े घर के हो, पैसे वाले घर के हो, आपके घर में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको आपके घर में एक स्टडी रूम, पढ़ने का कमरा अलग से दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। छात्रों तथा योगियों में कई दृष्टियों से समानता दिख पड़ती है। कैसे वो समानता होती है कि योगी भी किसी एक चीज़ की जानकारी के लिए, खोज के लिए, उसकी तपस्या, उसकी ध्यान में लगे रहते हैं। उनका एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। उसी तरह से स्टूडेंट्स के सामने में भी तो एक लक्ष्य होता है और लगातार वो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो संबंधित विषयों की किताबें उन्हें पढ़नी होती है, उसकी पढ़ाई में वो दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए योगी और स्टूडेंट्स में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। यहाँ पर ये प्रश्न बिल्कुल नहीं उठना चाहिए कि निर्धन विद्यार्थी कहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में मेज़ कुर्सियों की व्यवस्था कर सकेंगे, या फिर कोई ये पूछ बैठे कि महाशय क्या श्री एम विश्वेश्वरैया के पास में उनके विद्यार्थी जीवन में मेज़ कुर्सी थी? क्या वे सड़क की रोशनी में पढ़ करके विश्वविख्यात व्यक्ति नहीं बन गए? ऐसे भी तर्क यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से सड़क की रोशनी में पढ़ने वाले सभी बालक विश्वेश्वरैया नहीं बन सकते। ऐसे जिन लोगों में मेज कुर्सी लेने की सामर्थ्य नहीं, तो वे कम से कम एक डेस्क तो रख ही सकते हैं। मेज कुर्सी भी ना हुई तो क्या हुआ, आप घर में चटाई बिछा करके एक बैठने की जगह बना करके साफ सुथरी रख करके वहाँ पर बैठ करके शांति से पढ़ाई करो। कहने का मतलब है कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे भी घर से आप बिलोंग करते हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार के हो, उच्च वर्गीय परिवार के हो, उस हिसाब से आपको अपने पढ़ाई के कमरे के लिए, पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। थोड़ा सा खर्च तो होगा ही, आखिर ये इतना बड़ा यज्ञ है पढ़ाई करना। एक बार लिखने या पढ़ने बैठ जाने के बाद अनावश्यक रूप से अपना शरीर नहीं हिलाना चाहिए, नहीं तो आपको कंसंट्रेट करने में दिक्कत होगी, एकाग्रता लाने में दिक्कत होगी। बहुत से छात्र पढ़ते समय बड़ी बेढंगी मुद्रा में बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेढंगी मुद्रा में लंबे समय तक बैठे रहने से आपके शरीर में कोई विकार हो सकता है, किसी तरह का दर्द हो सकता है, पीठ में, गर्दन में, कमर में, पैरों में। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो पढ़ते समय अन्यमनस्क होकर के किसी न किसी वस्तु को घूरते हुए अपना पेन या पेंसिल चबाते रहते हैं। तो या तो भैया पेन चबा लो, पेंसिल ही चबा लो, या फिर पढ़ाई कर लो। और वो ऐसे करते रहते हैं ना जैसे कि किसी गहरे चिंतन में डूबे हुए हों। लेकिन ये इस तरीके से करना कहीं ना कहीं उनके डिस्ट्रैक्शन का, ये इस चीज़ का इंडिकेटर है कि उनका फोकस क्लियर नहीं है, वो एकाग्रचित नहीं है। अब ऐसा कभी कभी होता है कि हम लोग किसी फिलॉसफर की, किसी साइंटिस्ट की फ़ोटो देखते हैं जिसमें उनके हाथों में कलम होती है या मुंह में कलम होती है। तो ये सब कहीं ना कहीं दिखावटी आदतें होती हैं, ये सब के सब एकाग्रता में बाधक हैं। जैसे एक हिलते हुए बर्तन में रखा हुआ पानी स्थिर नहीं रह सकता, उसी प्रकार शरीर की मुद्राएं बदलते रहने से मन भी चंचल होता रहता है। आखिर मन है कहाँ? शरीर में ही तो स्थित है ना। इसलिए अध्ययन के समय एक उचित तथा स्थिर मुद्रा में बैठना बड़ा महत्व रखता है। इसके साथ साथ में आपकी आँखों से किताब की दूरी, लिखने वाले नोटबुक की दूरी, हाथों को कैसे रखना है, ये सब पोस्चर भी वैल्यू रखता है। कहना नहीं है कि अध्ययन के लिए एक बार में एक ही विषय लिया जाए। जब अध्ययन के लिए एक निर्धारित विषय चुन लिया गया, उसके बाद मन को कम से कम 1 घंटा उसी में तल्लीन रखा जाए।
किसी एक पुस्तक को मात्र पढ़ लेने से ही अध्ययन नहीं हो जाता। एक पुस्तक को केवल पढ़ डालने और उसका अध्ययन करने के बीच जो अंतर है, व्यक्ति को उसे अवश्य ही समझ लेना चाहिए। एकाग्रता दोनों में ही लगती है। दो काम कौन कौन से हैं? पढ़ना और अध्ययन करना। पढ़ने का मतलब एक तो रीडिंग लगा लेना हुआ, और अध्ययन करने का मतलब हुआ कि जिसका आपने रीडिंग लगाया है उसे आप समझ पाए कि नहीं। जल्दबाजी में किसी पुस्तक को पढ़ करके पाठक उसके सार संक्षेप से परिचित हो सकता है, परंतु विस्तारित अध्ययन, एक्सटेंसिव स्टडी, मन को इस योग्य बना देता है कि वह विषय वस्तु की गहराई में उतर करके उसके यथार्थ तात्पर्य को, फैक्ट्स को, फिगर को जान ले, समझ ले, जो कई बार सरसरी निगाह से छिपे रहते हैं। इसके फलस्वरूप विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो जाएगी और भावी अध्ययन में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। अब जैसा कि पहले भी बताया है कि एक बार जब हम स्टडी करने के लिए किसी विषय को लेकर के बैठते हैं तो उसे पूरे 1 घंटे तक जारी रखना अत्यंत आवश्यक है। ये बात तो मैंने भी महसूस किया कि जब मैं लिखने का काम करता हूँ तो मैंने तो देखा कि मुझे 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा तक का समय चाहिए। पहले उस टॉपिक पर शुरू करो, लिखना शुरू करो, फिर उसे क्लोज करो, है ना, फिर दोबारा बैठे तो थोड़ा सा समय तो उसको रिज्यूम करने में लगता ही है। सामान्यतः मन किसी नए विषय को सहसा एकदम से ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। दिन भर हम जिन विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, मित्रों तथा अन्य लोगों के साथ जो बातें कर रहे थे या हमारे मन में जो विचार चल रहे थे, वे अब पढ़ाई आरंभ करने के बाद भी धीरे धीरे एक्टिवेटेड होंगे, वो भी सक्रिय होंगे। क्योंकि पढ़ाई करने के समय ना कहीं हम ध्यानस्थ होने की कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। अतएव अध्ययन के लिए तैयार होने से मन को 8 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है। और जब मन इस प्रकार की विषय वस्तु की गहराई में डूब रहा हो, तब यदि अगर अचानक स्टडी को छोड़ दिया जाए तो एकाग्रता भंग हो जाएगी एवं पढ़ाई का नुकसान होगा। अतः कुछ मिनटों के बाद जब मन एकाग्र होता है तो इस अवसर का उपयोग विषय का गहनतर अवगहन करते हुए गंभीर स्टडी के लिए करना चाहिए। सॉरी। इस तरह मन को कम से कम 1 घंटे तक अबाध रूप से बिना डिस्टरबेंस के स्टडी में लगाए रखना चाहिए। इस अध्ययन के दौरान संभव है कि परिवार का कोई सदस्य पोलाइटली आपसे किसी काम के लिए बुलाने आ जाए, इसीलिए घर के लोगों को पहले से ही बता देना होगा, उन्हें ये समझा देना होगा कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कृपया आप मुझे 1 घंटे तक ना बुलाएं जब तक कोई इमरजेंसी की बात ना हो। इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि हो सके तो घर में आपको एक स्टडी रूम अलग मिलना चाहिए, या विद्यार्थियों का बेडरूम ही अलग कर दिया जाए तो कैसा विचार है। क्योंकि यदि मन में किसी के पुकारने की संभावना भी बनी रही तो वो पूरी तरह से अध्ययन में एकाग्र नहीं हो सकेगा। अगर आपको लगेगा कि किसी का फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई बुलाने आ सकता है। अब बात आती है ध्वनि प्रदूषण की समस्या। गांव के शांत स्वच्छ वातावरण के बीच रहने वाले विद्यार्थी इस दृष्टि से सौभाग्यशाली हैं कि वहाँ शांति रहती है, वहाँ की सड़कों पर गाड़ियाँ कम चलती हैं, बसों की आवाज़ कम आएगी। लेकिन शहरों में और विशेषकर राजधानियों में निवास करने वाले विद्यार्थियों को इस ध्वनि प्रदूषण की समस्या का सामना करना होता है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण सभी कस्बों तथा नगरों में बुरी तरीके से फैला हुआ है, इसलिए इसे सहन करने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है। यू हैव गॉट नो ऑप्शन। चाहे कोई कितना भी इस समस्या को नज़रअंदाज करने की कोशिश करे, जब ध्वनि विस्तारक यंत्र चिंघारने लगते हैं, ध्वनि विस्तारक यंत्र का मतलब है स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स। आजकल तो कई बच्चों के मोबाइल से रिंगटोन भी बड़ी अजीब सी बजती है जो ध्यान डिस्टर्ब कर सकता है ना, और गाना लगा करके रखते हैं या कुछ अजीब तरह का ही म्यूजिक होता है। तो ऐसे में शीघ्र ही आपकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस आ जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि आपके पढ़ाई के कमरे में वहाँ से टेलीविज़न को दूर रखना चाहिए।
उस कमरे के आसपास में कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादा शोरगुल हो, ठक 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 की आवाज़ आती रहे। या घर परिवार में जो टॉकेटिव लोग हैं उन्हें भी उस कमरे से थोड़ा सा अलग ही रहना चाहिए। आप पढ़ाई के कमरे में एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के समय में थोड़ा थोड़ा धीमा करके बजता रहे। बाकी इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। पवित्र गणेश चतुर्थी का समारोह आने पर पूरे महीने भर इसकी कर्कश ध्वनि से कान पक जाते हैं। इसी तरीके से दशहरे में पूरे 10-12 दिन आपको तरह तरह का म्यूजिक या माता जी के भजन ज़ोर ज़ोर से सुनने होते हैं। इसी तरीके से हम लोग कहें कि छठ का व्रत है या होली का व्रत है तो कई बार उसके पहले से ही आपके आस पड़ोस में लोग ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ राज्योत्सव आरंभ होने के साथ ही 1 माह तक, पूरे 1 महीने तक कोलाहल चलता रहता है और रामनवमी समारोह के विषय में जितना भी कहा जाए कम है। बेचारे छात्र अपनी दुर्दशा को भली भांति समझते हैं कि स्टूडेंट्स को इस तरह के पर्व त्यौहार के समय और पर्व त्यौहार के समय में बजने वाले भजन गाने गीतों से मैं तो कहूँगा कि शादी ब्याह के समय में भी इस तरह का शोरगुल होता है जब स्टूडेंट्स को कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने बार बार इस बात की ताकीद की है, आपसे रिकमेंड किया है कि हो सके तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए और जिसकी खिड़कियां दरवाजे ऐसे हो कि एयर टाइट करने का ऑप्शन हो कि बिल्कुल ही बाहर का शोर ना आए। क्योंकि अगर बच्चा उस समय किसी परीक्षा की तैयारी में लगा है तो उसे एकाग्रचित करने में दिक्कत होगी। तो साउंड पॉल्यूशन, ये सब आप समझ ही सकते हो कि किस तरीके से नगर में रहने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कितनी दिक्कत की बात हो सकती है। मैं तो फिर एक और भी बात कहूँगा कि कई बार जब कुछ लोगों के घर में गेस्ट का आना जाना ज़्यादा होता है तो इससे भी बच्चों की मनस्थिति पर, उनके पढ़ाई पर, उनकी एकाग्रता पर, कंसंट्रेशन पर डिस्टर्बेंस होता है। तो उन्हें भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैंने बार बार एक बात कही कि हो सके तो पढ़ने वाले बच्चों को एक कमरे में रखा जाए या एक स्टडी रूम अलग दे देना सबसे हितकारी बात होगी, जो उन्हें पढ़ाई के समय कंसंट्रेट रखने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एकाग्रता के रहस्य के बारे में बातें करते हुए एक और लेक्चर को लेकर के। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।